प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो 1 2 और ये है यहाँ तो 3। अब कोई पूछ ले कि प्राइमरी सेकेंडरी बेस कौन है, तो 1। तो ये यहाँ से पूरे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपको अब आपसे कि ये आयंस कितने बनाएगा, तो ए टूटेगा, इसका ए वाली वैलेंसी तो टूट जाएगी लेकिन ये नहीं टूटेगी, इसलिए ये Cl आयंस में नहीं जाता है, सिर्फ ये 2 Cl आयंस में जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर से सब आंसर मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। अब बना लीजिए। NH3 नहीं है, तूने तो बिना देखे बना लिए। ऐसे कैसे बनाते हो, पहले लाइन नहीं खींच लेते हो, इतना टिपिकल कर दिया। अब हम इसको फिर से एक बार समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हट गया। इसके पहले जो मॉलिक्यूल्स था वो था COCl3.6NH3। तो इस 6 के 6 NH3 ने बना लिया था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो CONH3 होल 6 और Cl3 3 आयनिक। अब एक Cl अंदर आ जाता तो एक NH3 निकल जाता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये जो Cl अंदर आया है पहले आयनिक था, अब कोऑर्डिनेट भी हो गया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह वर्क करेगा। तो कुल पूछ ले सेकेंडरी वैलेंसी तो 6, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब पूछ ले प्राइमरी वैलेंसी, तो आपने यहाँ से बताया तो गलत हो जाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से बताइएगा हमेशा प्राइमरी वैलेंसी, तो कभी गलत नहीं होगी। 3 पूछ ले सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये वर्क करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी की तरह। तो इसको पूछ ले कि AgNO3 से कितने AgCl बनेंगे, तो सिर्फ ए वाले बनाएंगे, तो 2 मोल ऑफ AgCl बनेंगे। अब पूछ ले आयंस, 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे, तो इस पर 2 ए वाला नहीं निकलेगा, तो 2 पॉजिटिव आएगा। तो एक आयंस इसका, 2 आयंस इसके, 3 आयंस। रेशियो कैटायन एंड आयन का पूछे तो 1:2 है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा क्योंकि आयन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। COCl3 4NH3, COCl3 4NH3। देखो NH3 4 हो चुके हैं, पर सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती। तो अब कितने Cl अंदर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो बाहर कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये बात यहाँ ध्यान रखना। अब इसके बाद सब कुछ बड़ा सिंपल है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, 3, -2 -1 -3 +3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। प्राइमरी पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 2। ये 2 Cl अंदर आ गए हैं, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी की तरह वर्क भी करेंगे और सेकेंडरी। तो हम आपकी हिंट के लिए ऐसा लिख देते हैं जिसमें आपको ध्यान रखे। रिएक्शन भी थे AgNO3। सिस्टी आप बताओ कितने मोल AgCl बनेंगे, 1 मोल AgCl बनेगा, है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। टोटल आयंस कितने होंगे, 2 होंगे, जिसमें से एक होगा Cl नेगेटिव और एक होगा ये पॉजिटिव। ये टूट जाएगा तो Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। रेशियो क्या आएगा, 1:1। और इलेक्ट्रोलाइट है, यस इट इज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयंस बना रहा है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं नहीं, इससे नहीं, क्योंकि ये वाले आयंस नहीं बनाएंगे ना, नहीं, उसको कॉन्सेप्चुअली समझना है। AgNO3 सिर्फ आयन से रिएक्ट करेगा, तो इसमें ये वाले आयंस में जा पाएंगे क्या, तो इससे
सिर्फ ए आयन्स बना पाएगा, तो सिर्फ AgCl इससे सेट करेगा, है ना। कॉन्सेप्चुअली समझना है तो कभी गलत नहीं होंगे। और आप लोगों का पेपर भी हम ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे, हम आप लोगों की देखना चाहेंगे कि आप लोगों को कितना आते हैं लॉजिक। हाँ, वाइट PPT तो जब तक AgCl बनता रहेगा वाइट ही PPT आएगा, उसमें क्या है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये एक आपके लिए बच्चों जैसी बात है। एक बार आपको पहला वाला समझ में आ गया तो उससे दूसरा तीसरा सब बिल्कुल लिंक है। तो हम बता रहे ना, अगर समझ में आ गया तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अब बर्नर थ्योरी 2 नंबर में आएगी तो इतना सारा थोड़ी आपको लिख के आना है। आप इतना बर्नर थ्योरी लिख दो, उसके सभी पॉइंट्स लिख दो और एक आध एग्जाम्पल लिख दो, या सभी एग्जाम्पल लिख दो। CONH3 4Cl2 स्ट्रक्चर मत दिखाओ बना के, सभी एग्जाम्पल लिख दो। CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 5 Cl Cl2, CONH3 होल 4 Cl2 Cl, ऐसे 2 मार्क्स में अगर आती है तो। जहाँ तक हमें विश्वास है बर्नर थ्योरी से ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर आएगा तो, लेकिन कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसका शेप देखते हैं। कहीं भी लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि सर ने सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी 2 Cl यहाँ लगाएं तो आपको यहीं लगा, कहीं भी लगा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, है ना, इसमें नहीं फंसना है। तो NH3 4 थे, 4 बना दिए। अब ये 2 Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसी भी है सेकेंडरी वैलेंसी भी है, तो इनको प्राइमरी वैलेंसी भी बनाना पड़ेगा, सेकेंडरी भी। ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और एक Cl प्योर आयन है तो प्योर आयनिक वैलेंसी बनाएगा। जियोमेट्री अभी भी चेंज नहीं होगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि जियोमेट्री आपको इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डिसाइड होती है। अब अगले कुछ दिन आपको वैसे यही स्ट्रक्चर ये पढ़नी है, वैलेंसी बैंड थ्योरी यही, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर। ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। अब जैसे कोई कहे सर आपने ये दोनों यहाँ बनाई, आप यहाँ बना देते भैया, यहाँ के NH3 हटा देते, एक यहाँ का हटा देते, एक यहाँ का हटा देते, कहीं भी बना सकते हो, है ना। तो इसमें नहीं फंसना है। प्रमोद आ रहा है समझ में? आ रहा है? कराओगे क्वेश्चंस? देखते हैं। इनके जियोमेट्री और शेप एक ही होते हैं, क्योंकि इनमें लॉन पेयर वाला कोई केस ही नहीं होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जियोमेट्री आएगी वही शेप आएगा। जियोमेट्री और शेप में तब डिफरेंस आता है जब लॉन पेयर, जैसे NH3 है ना, इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लॉन पेयर है। अब कोई इसकी जियोमेट्री पूछ रहे तो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि लॉन पेयर देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई इसका शेप पूछ ले तो पिरामिडल है, ट्राइगोनल, क्योंकि शेप में से बॉन्ड। तो लॉन पेयर आने पर जियोमेट्री शेप अलग होते हैं, लेकिन अगर लॉन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं। अगला आप लोग बना के दिखाइए, COCl3 3NH3, ठीक है। अब क्या होंगे, तीनों Cl अंदर आ जाएंगे, ए वाला Cl3 और
NH3 का होल Cl3 और AbCl3, तीनों Cl अंदर आ जाएंगे अब, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 3 है। ये जो Cl3 है ना ये सिर्फ आपकी हिंट के लिए लिखे हैं हमने, ऐसे लिखे नहीं जाते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ये Cl3 है। बताओ पढ़ना, कितने AgCl बनेंगे 3 AgCl बनेंगे पक्का? मतलब ये अंदर वाले Cl आयन बनाएंगे क्या? एक भी नहीं बनेंगे भाई, हमने बताया ना कि इससे बाहर वाले Cl आयन बनाते हैं, एक भी नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए। रिएक्शन विथ AgCl3 AgNO3 नो रिएक्शन, या नो मोल ऑफ AgCl इज फाउंड, नो रिएक्शन, और नो मोल does not form mole of AgCl। टोटल आयंस बताओ, टोटल कितने आयंस बनेंगे? हाँ कितने होंगे? 0, एक भी आयंस नहीं बनेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, हाँ स्वाति और सृष्टि, महक और सृष्टि। सेंट्रल मेटल, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो आप, यहाँ से आयंस चेक करना है। चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तब भी ये आयंस नहीं बनेगा, +3 -3 कैंसिल। तो यहाँ से तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हो, आयंस तो ये पता करोगे ना जो रिलीज होंगे, तो इसमें कोई आयंस रिलीज नहीं होने वाला। तो आयंस कितने? 0। इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं है, ध्यान दे क्या है, एक्ट एज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जब ये इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं तो रेशियो भी नहीं आएगा। एक्ट एज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, चलिए देखिए 3 NH3 हैं, 1 2 3 कहीं भी बना दीजिए, और 3 है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, सॉरी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी, तो 2 पहले से बनी हैं, एक और कहीं बना देते हैं। और इसमें प्योर आयनिक वैलेंसी एक भी नहीं है। ये आपकी बर्नर थ्योरी ख़त्म होती है। इसको जाके 10 मिनट आराम से पढ़ना है। हाँ प्रमोद कोई डाउट है पूछो। प्राइमरी है ही नहीं इसमें, कहाँ बची? प्योर प्राइमरी है लेकिन सेकेंडरी के साथ है, प्योर प्राइमरी कहीं नहीं है। नहीं ना प्योर प्राइमरी, तो प्योर प्राइमरी नहीं बनाई हमने। ऐसे तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है लेकिन वो मिक्स फॉर्म में है। घर में जाके इसको 5-10 मिनट आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, और नहीं तो आपको फिर ये भटकाएगा। जो बातें हमने कही ध्यान रखना कि प्राइमरी वैलेंसी आपको दिखेगी नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालना, क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी में छुपी रहती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालना। AgNO3 की जब रिएक्शन करना तो सिर्फ बाहर वाले Cl से रिएक्शन करना।
आयंस का चार्ज काउंटिंग करना है, आयंस के नंबर काउंट करने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, उससे पता चल जाएगा कि आपको ये कितना समझ में आया। तो बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है FeCl3.5H2O। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताना है, सेकेंडरी वैलेंसी बताना है, प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी बताना है, एंड आयंस के नंबर बताने हैं। ऐसे आपके में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको करेक्ट करने आने चाहिए। आ गया? तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी? 3। सेकेंडरी वैलेंसी 6। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी और आयंस 2। देख लो कोई इससे अगर एग्री नहीं हो तो बताओ। हमें नहीं पता, आप 3 कह रहे हो। 3 60 क्रॉस चेक कर लो, 2 लोग 3 बोल रहे हैं, आप 2 बोल रहे हो। मैथ्स से जल्दी से कंसल्ट कर लो, यही तो करते हो तुम दोनों। स्वाति की इतनी दोस्ती नहीं है महक से जितनी सृष्टि की है, ये समोसा वाली दोस्ती है। तुम भी स्वाति एक आध बार महक संगे समोसा खाओ भाई, हम बता देंगे कहाँ पर खाते हैं लोग। हमें उस जगह का नाम पता है, पन्ना में सबसे अलग दुकान ढूंढी है इनने, हट के पता है फेमस समोसा कहाँ मिलते हैं। देखो जहाँ पर गलत मत करना, जहाँ लड़कियाँ समोसा खाएं, लड़कियाँ फुल्की समझ लो, वहाँ टेस्टी ही मिल रहा, वो चुन के खाती है, ऐसे नहीं खाती। और जहाँ लड़के खाए तो समझ जाओ कच्छू भी खा जाता, ये तो कच्छू भी खा जाता। हम तो कच्छू भी खा जाते, हम खाते ही बहुत कम। लड़कन को स्वाद थोड़ी लेने, उनको तो सिर्फ पेटा भरने। गुस्सा मत हो ना, अपन मजाक कर रहे, मजाक चलता है ना। फिर बहुत गुस्सा हो गया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल। देखो भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, मतलब इसका फॉर्मूला यही होगा, आप लोगों को समझना होगा। FeH2O होल 5 और एक Cl अंदर आ चुका होगा, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया होगा, है ना। ये है इसका फॉर्मूला। अब आप अगर देख लो तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी एक ही Cl है जो वर्क करेगा। अब टोटल आयंस देख ले, तो जब ये टूटेगा तो ये देगा 2Cl नेगेटिव। तो FeH2O होल 5 Cl, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2। तो एक आयन सेव हुआ और 2 आयन सेव हुए, तो टोटल आयंस होंगे 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये आपकी बर्नर थ्योरी कंप्लीटली कंप्लीटेड।
सृष्टि कोई डाउट? पूछो जल्दी से फास्ट, डाउट है तुम्हें? नहीं है तो तुमने ये बस देखे दे गया, इसको भी देखना है। सबसे ज़्यादा गलती क्या कर, आप लोग अलग प्रकार की गलती कर रहे हो। अभी तक हमने बच्चों की कॉमन गलती देखी है, वो आयंस ऐसे बता देते थे +2 और 2 4, ये गलती। ये आयंस पे चार्ट थोड़ी पूछा है भैया, आयंस के नंबर पूछे हैं, है ना। हम बार बार एग्जाम्पल देते, जैसे हमने Mn+7 लिख दिया, इसका मतलब 7 आयंस थोड़ी हैं Mn के, आयंस तो एक ही है ना, सिर्फ चार्ज +7 है। इस पे एक आयंस इसका और Cl नेगेटिव के 2 आयन, तो 1 और 2 3 आयंस। ठीक है, नेक्स्ट न्यू हेडिंग है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हर 1-2 साल में आता है ये क्वेश्चन। इफेक्टिव एटॉमिक, देखिए जैसे नॉमेनक्लेचर बन रहे हैं उनके लिए अब ये चैप्टर बिल्कुल बच्चों जैसा है, क्योंकि वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इफेक्टिव का E, एटॉमिक का A और नंबर का N। EAN के नाम से ज़्यादा आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरा नाम कम आता है, पूछ लेते हैं व्हाट इज EAN। EAN क्या होता है? देखिए क्या होता है EAN, जैसे हमने कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स लिख दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स लिख दिया, उसमें जो ये मेटल है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वही टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में इनका कोई हाथ नहीं होता है, क्या हाथ होता है उनका हम बताते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हम आयरन का एटॉमिक नंबर बता देते हैं आपको, सबको ही पता होगा क्या है 26। अब बता सकता है कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास? चलिए हम आप लोगों की मदद करते हैं। जैसे हमने बोला Fe एटॉमिक नंबर 26, तो बताओ इसके बाद प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर। अब कंप्लीटली ये न्यूट्रल है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो 26 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसके पास 26 है इलेक्ट्रॉन? नहीं है, तो कितने 20 है? चलो देखते हैं। हमने बताया ना कि इसका टोटल देखना है। ये भैया कौन हम उड़ा रहा है? चलो तो हम देखते हैं कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये हमें एक समान नज़र से देखने से लग रहा है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 26 है। चलो देखते हैं कि 26 है कि नहीं। तो अब एक चीज़ बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, Na और Na पॉजिटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। और इसके पास, ऐसा कैसे पता चला? किसी भी एलिमेंट के ऊपर देखिए जितना किसी का एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके प्रोटॉन होने चाहिए, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, लेकिन जब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होगा 10। मतलब किसी एलिमेंट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतने कम होंगे। तो बताओ यहाँ आयरन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? +4। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो फास्ट, कितनी आ रही है? +4, सॉरी कितना आ रहा है? +2। एक पोटेशियम की +1 तो 4 की +4, एक CN की -1 तो 6 की -6, टोटल पे चार्ज 0। +4 -6 -2 उस साइड जाएगी प्लस, तो इस पर कितना चार्ज आ रहा है? +2। मतलब होने चाहिए थे 26 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 24 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमारा ये आंसर है 24 इलेक्ट्रॉन? नहीं, ये भी आंसर नहीं है।
अभी आपने इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाले हैं? अभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना बाकी है ना। बताइए एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 इलेक्ट्रॉन देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है आपका, जैसे अमोनियम आयन बनता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये H पॉजिटिव आयन आता है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे देता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? तो हमेशा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कोऑर्डिनेट बनने में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब प्रत्येक लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 6 ने कितने दिए होंगे? तो इसका कितने आए? दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। जे इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो हमें इतनी प्रोसेस लगानी पड़ेगी। पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक। फिर एटॉमिक नंबर से हम माइनस क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कर देंगे, प्लस हम लिगेंड्स के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो जोड़ेंगे। अच्छा, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2, तो 6 12। अच्छा, लिगेंड्स का नंबर ही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 कितने देते हैं? 12। मतलब जो भी लिगेंड्स का नंबर होगा इलेक्ट्रॉन उससे दुगने दिए जाएंगे, क्योंकि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2, तो 6 कितने देंगे? 12। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर से उसके माइनस करो ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस जो भी लिगेंड्स का नंबर आ रहा है जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो उससे डबल से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसी को हमें लिखना है। लिखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट लिख लें, पोजेस लिख लें, एक्वायर लिख लें, जो आपको अच्छा लगता हो। कंसिस्ट बाई सेंट्रल मेटल एटम। जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ आ रही है तो उसे आप बोलोगे सेंट्रल मेटल आयन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट बाई सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसमें इंक्लूड करेंगे लिगेंड्स के भी नंबर। आयन इंक्लूडिंग दोज given by ligands, is called effective atomic number. It's called effective atomic number. देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी जोड़ना है जो लिगेंड्स ने दिए हैं, वही कहलाता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट बाय सेंट्रल मेटल एटम और